नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों की। हालांकि कुछ दिन से टॉपिक थोड़ा सा 2-3 क्लास के टॉपिक, 2 क्लास के मौलिक अधिकार जो पार्ट थर्ड है वो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है, और आज का जो मौलिक कर्तव्य होगा ये मैं आज सही करा दूंगा। सारे टॉपिक्स है ना, सारी क्लास सीक्वेंस में करवा दूंगा, आप परेशान मत होना। हम यहाँ पर बात करेंगे, देखिए पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं, और पॉलिटी में जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रहने वाला है कौन सा? हम पढ़ेंगे यहाँ पर राज्य के यहाँ पर हम मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर? मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्य। आप कहेंगे सर मौलिक कर्तव्य हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। इसे हम क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर इसे हम बोलेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज। आशा है आप सभी साथी बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ लेंगे। देखिए, जब हमारे दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि जो मौलिक कर्तव्य है, ये मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो आप कहेंगे सर मौलिक कर्तव्य जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब नहीं थे। जो मौलिक कर्तव्य थे हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, इन्हें हमने बाद में शामिल किया। और कब शामिल किया तो आप सभी जानते होंगे। भारतीय संविधान में एक संविधान संशोधन हुआ था जिसे हम 42वां संविधान संशोधन कहते हैं। क्या कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन। आप ये बताइएगा कि सर मूल संविधान में नहीं थे। ये भैया किस में नहीं थे? आप कहेंगे सर मूल संविधान में नहीं थे। ठीक है, मूल संविधान में नहीं थे। तो ये हमें पता है कि सर ये मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें हमने बाद में शामिल किया है। तो आप कहेंगे सर इन्हें हमने किसके द्वारा? आप बताइएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति कब बनी थी? आप कहेंगे समिति बनी थी 1976 में। इसने सिफारिश की थी। ठीक है, इसके द्वारा इसने क्या किया था? इसने सिफारिश की थी। क्या सिफारिश थी? आप लोग बताइए। सिफारिश, तो यहां पर हम कहेंगे सर सिफारिश, रिकमेंडेशन। चलिए, यहां पर हम बात करेंगे रिकमेंडेशन। चलिए, बहुत बढ़िया, रिकमेंडेशन। तो ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए। सिफारिश की बात हो रही है, रिकमेंडेशन की बात हो रही है। आप कहेंगे सर इनकी सिफारिश क्या थी? इन्होंने क्या कहा था कि सर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाए। ये सिफारिश थी किसकी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की। अब सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब हुआ था? ये बनाई गई थी 1976 में। अच्छा, जो ये मौलिक कर्तव्य हैं इनकी प्रेरणा कहाँ से मिली है? इनकी प्रेरणा कहाँ से मिली? ये कहाँ से इंस्पायर्ड हैं कि सर जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर ये जो मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में, ये रूस से लिए गए हैं। रूस बोले तो रसिया। कहाँ से? रसिया से। ठीक है जी। चलिए, कहाँ से लिए गए जी? रसिया से। कि सर भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं रूस, यूएसएसआर या रसिया से लिए गए हैं। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा कि भैया भारतीय संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं। इन्होंने कहा कि भैया भारतीय संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं। ठीक है जी, कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज। तो यहां पर आप कहेंगे सर फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े जाएं। ठीक है, ड्यूटीज जोड़े जाएं। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर लिख लिया, जोड़े जाएं। अब यहाँ पर एक चीज और आ गई कि साहब ये और बता दीजिए, इसमें एक पॉइंट हम और पढ़ेंगे कि सर किसने कहा था कि 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं। और इन्होंने ये भी कहा, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि टैक्स जमा करना भी मौलिक कर्तव्य बनाया जाए। कर जमा करना भी क्या बनाया जाए?
कर जमा करना भी मौलिक कर्तव्य बनाया जाए, करना भी मौलिक कर्तव्य बनाया जाए। क्या हो जाए भैया? आप कहेंगे सर मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य बनाया जाए, बनाया जाए। तो ये सिफारिशें हैं, बनाया जाए, लेकिन 10 जोड़े गए थे। इन्होंने कहा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज के उल्लंघन पर, मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन पर सजा की व्यवस्था हो। ठीक है, उल्लंघन पर सजा की व्यवस्था हो। किसकी? सजा की व्यवस्था हो। ये सारी सिफारिशें किसने की थी? सरदार सोहन सिंह समिति ने। तो भैया देखिए, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया और इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। ये हमने पढ़ा कि हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? देखिए, सरदार सोहन सिंह समिति ने कहा था कि 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं, टैक्स या कर जमा करना भी मौलिक कर्तव्य बनाया जाए, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि इसके उल्लंघन पर सजा की व्यवस्था की जाए। तो ये कोई भी व्यवस्था, ये कोई भी व्यवस्था नहीं मानी। अब भैया बात आती है कि सर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया है? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम। यहां पर हम बात करेंगे अधिनियम 1976 हुआ के द्वारा क्या किया गया? भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, द्वारा क्या किया गया था जी? एक नया भाग जोड़ा गया था। क्या किया गया था? एक नया भाग जोड़ा गया था। आप कहेंगे द्वारा 4A जोड़ा गया। क्या किया गया? संविधान में एक नया भाग जोड़ा जाता है। कौन सा भाग जोड़ा गया था संविधान में? संविधान में भाग 4 का। आप कहेंगे सर भाग 4 का, यानी कि पार्ट 4A जोड़ा गया, पार्ट 4A जोड़ा गया, जोड़ा गया। यहां तक हमने लिख लिया। और इसमें जो आर्टिकल्स जोड़े गए थे, आर्टिकल्स 51A में अनुच्छेद 51A यानी कि 51 का जोड़ा गया। ठीक है, ये आर्टिकल जोड़े गए। अब जो मौलिक कर्तव्य है यहां पर हमने लिख लिया। तो सर इसमें कुल कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो आप कहेंगे सर कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, कर्तव्य जोड़े गए, जोड़े गए। क्या यहां तक हम लिख लेंगे कि कुल कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। ये मुझे बताइए, ये मुझे बताइए यहां पर, क्योंकि कल मेरी मैराथन चल रही थी, सीटेट में मेरी मैराथन चल रही थी, सुबह 9 बजे से लेकर वो 3 बजे तक मैराथन चली थी, इस कारण मैं कल क्लास नहीं ले पाया था। चलिए, यहां पर हमने बात करनी है कि सर कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। सिफारिश कितने की थी? 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश थी। जोड़े कितने गए थे? तो कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, क्या ये वाले पॉइंट आप यहाँ पर क्लियर कर पाए? क्या ये वाले पॉइंट यहाँ पर आपने क्लियर कर लिए? कि सर ये बता दीजिए, ये बताइए, सिफारिश होती है 10 मौलिक कर्तव्यों की, जोड़े कितने गए थे? तो आपने पढ़ लिया कि सर जोड़े गए थे यहाँ पर कितने। फटाफट से आप मुझे बता दीजिए, फटाफट से आप बताइए। चलिए, तो ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए कि सर सिफारिश कितनों की थी? 8 की। जोड़े कितने गए थे? तो 10। अब ये बताइए कि सर किसके द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया? कौन सा, कौन सा ऐसा, कौन सा ऐसा भाग था जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो भाग 4A में। किसमें? आप कहेंगे सर भाग 4A में। तो यहाँ पर आप लोग बता देंगे साहब कि क्या हो जाएगा? भाग 4A में क्या किया गया था? कौन से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? फटाफट से आप बता दीजिए। चलिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, है ना?
ये सारे पॉइंट आपने लिखने हैं कि सर मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है, 4 क में है। ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद में जोड़े गए थे, अनुच्छेद 51A में। कितने जोड़े गए थे, 10। सिफारिश कितने की थी, 8 की। किसने की थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। चलिए, अब ये हमने पढ़ लिया कि सर जो 42वां संविधान संशोधन है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या क्या बोलते हैं। आप कहेंगे सर इसे हम लघु संविधान, क्या बोलेंगे जी, आप कहेंगे सर इसे हम लघु संविधान कहेंगे, लघु संविधान, या इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानेंगे। किसके नाम से, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कहते हैं। तो यहां पर हमने लिख लिया कि लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। फटाफट से बताइए। चलिए, यहां तक आप लोग लिख चुके होंगे, यहां पर आप लोगों ने लिख लिया होगा। फटाफट से बता दीजिए भैया, सिलेबस खत्म हो जाएगा, जल्दी ही खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपने यहां तक लिख लिए। चलिए बताइए, हालांकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड सारे पॉइंट मैंने एक ही स्लाइड में लिख दिए कि सर मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 क में, 51 क में जोड़े गए। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने, सिफारिश कितने की थी, 8 की। सिफारिश किसने की थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। कहां से लिए गए, रूस के संविधान से, मूल संविधान में थे नहीं। ठीक है, चलिए अब ये बताइए, ये यहां पर आप मुझे बताइए कि सर वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान में, आप कहेंगे वर्तमान में, इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं। फटाफट से बताइए कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी होगी। कौन कौन भैया बताएंगे, मौलिक कर्तव्य कि साहब वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं। फटाफट से आप बताएं कि सर वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। बहुत बढ़िया, शानदार। हम यहाँ पर बात करेंगे, इनमें टैक्स जमा करना नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखिए क्रॉस किया है ना, कि ये क्रॉस किया है ना मैंने, कि ये टैक्स जमा करना और ये सब मानी गई क्या, नहीं मानी गई। ठीक है, क्योंकि 8 की सिफारिश की थी, 10 जोड़े गए। टैक्स जमा करना मौलिक कर्तव्य बनाया जाए, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। इनके उल्लंघन पर सजा दी जाए तो नहीं दी जाती है। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पर पढ़ना है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने, 11। ठीक है, आप कहेंगे 11। तो भैया 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है, फटाफट से बताइए। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, कौन कौन भैया बताएंगे कि सर 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। देखिए अनुच्छेद 45 हुआ करता था, अनुच्छेद 45 जिसमें जिसमें शिक्षा की व्यवस्था थी। लेकिन क्या किया गया, एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। कौन से, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ये कहता है कि सर इसके माध्यम से एक आर्टिकल जोड़ा गया, कौन सा, अनुच्छेद 51A में एक क्लोज जोड़ दिया के, अनुच्छेद 51A के। ये कहता है कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, कि माता पिता का कर्तव्य है कि वे 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं। इट इज ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स, कि ये माता पिता की ड्यूटी है कि वह अपने बच्चों को जिनकी आयु 6 वर्ष से 11 वर्ष हो चुकी है उन्हें प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं। ठीक है, तो इसे कब जोड़ा गया था, इसे जोड़ा गया था, आप कहेंगे सर इसे 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। इंग्लिश में बोले तो क्या लिखते हैं, संशोधन अधिनियम। इंग्लिश में बोले तो क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर 2002। कौन सा, 2002। यानी कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 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 एक्ट 2002।
ठीक है। इसके द्वारा क्या किया गया, एक आर्टिकल जोड़ा गया था। कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल है, एक आर्टिकल है जी 51A के। आप कहेंगे सर 51A के, इसमें क्या लिखा था अनुच्छेद, इसमें क्या कहता है अनुच्छेद 51A के में लिखा हुआ है कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना माता पिता का कर्तव्य है। आप कहेंगे सर माता पिता द्वारा, माता पिता कह लें, अभिभावक कह लें, माता पिता कह लें, अभिभावक, अभिभावक जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, अभिभावक द्वारा 6 साल से लेकर 6 साल से 14 साल के बच्चों को, 6 साल से 14 साल के बच्चों को, बच्चों को निःशुल्क, निःशुल्क व निःशुल्क व बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं, प्राइमरी एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा। आप कहेंगे सर प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं, ये किसका भैया, उपलब्ध कराएं, ये किसका भैया मौलिक कर्तव्य है, ये माता पिता का कर्तव्य है कि माता पिता के द्वारा, माता पिता के द्वारा क्या किया जाए कि माता पिता अपने बच्चों को जिनकी आयु 6 साल से लेकर 14 साल है, इन्हें क्या उपलब्ध करवाएं, इन्हें भैया क्या उपलब्ध करवाएं। आप कहेंगे सर इन्हें जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो उपलब्ध करवाएं। क्या करवाएं, उपलब्ध करवाएं। अब हम बात करते हैं एक एक फंडामेंटल ड्यूटी की, कि कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटी हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ पर पढ़ ली, सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि सर ये आप देखिएगा कि मौलिक कर्तव्यों की बात होगी, मौलिक कर्तव्यों की बात होगी। चलिए फिर से समझा देते हैं जी, फिर से समझा देते हैं हम, है ना, फिर से समझा देते हैं। अनुच्छेद देखिए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम 2002, इसके द्वारा 2 आर्टिकल जोड़े गए थे, लेकिन हम मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे हैं तो मौलिक कर्तव्य बता रहा हूं। हालांकि मूल अधिकार में मैं बता चुका हूं, अनुच्छेद 21A इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें शिक्षा को मूल अधिकार बनाया था। यहां पर एक आर्टिकल जोड़ा गया है 51A के, अनुच्छेद 51A का क्लोज के, इसमें लिखा है कि जो माता पिता हैं अपने बच्चों को जिनकी आयु 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष है, उन्हें प्राइमरी एजुकेशन यानी कि प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना जरूरी है। ठीक है, अब समझ में आया जी, अब समझ में आया, क्योंकि अनुच्छेद 86 व संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 2 अनुच्छेद जोड़े गए थे। अनुच्छेद 21A जो मूल अधिकारों में शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है, अनुच्छेद 51A के ये माता पिता का कर्तव्य बनाता है कि बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाएं। ठीक है जी, अब समझ में आया, ये पॉइंट क्लियर हो गई पॉइंट यहाँ पर। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि सर पहला मौलिक कर्तव्य क्या कहता है। देखिए पहला मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, पहला मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहता है, ये कहता है आर्टिकल 51A का क्लोज ए कि राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना, संविधान का पालन करना। कि सर ये जर्नली आप केवल पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सर निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आप कहेंगे सर रेस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फॉलोड। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फॉलोड। तो यहाँ पर हमने बातें करनी है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर ये आप मुझे बताइए कि सर इसमें कि जैसे ये हमारा तिरंगा है, हमारा तिरंगा है, ये क्या रंग है इसका, केसरिया। आप कहेंगे सर इसका रंग क्या है, केसरिया। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये केसरिया रंग है,
सैफरॉन कलर है। सैफरॉन किसका प्रतीक है? बलिदान और साहस का। बलिदान और साहस का प्रतीक कौन सा रंग है? आप मुझे बताइए। चलिए आप मुझे बताइए कि बलिदान और साहस का जो प्रतीक है वो कौन सा रंग होगा? केसरिया। जो ये सफेद रंग है, ये जो सफेद रंग है ये किसका प्रतीक है? ये बलिदान का प्रतीक है या शांति का? आप कहेंगे शांति का। ये जो हरा रंग है, हरा रंग किसका प्रतीक है? शांति का या समृद्धि का? आप कहेंगे सर समृद्धि का। अब ये जो अशोक चक्र है, इसमें कितनी तीलियां हैं? इसमें 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। 24 तीलियां। और ये 24 तीलियां किसकी प्रगति की बात करती हैं, किसकी गति की बात करती हैं? तो आप यहां पर बात करेंगे, यहां पर बात करेंगे सर प्रगति। चलिए सर, यदि कोई तिरंगे का सम्मान नहीं करेगा तो उसे सजा नहीं मिलेगी। देखिए सुमित शुक्ला, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। यदि कोई हमारे संविधान का सम्मान नहीं करता, हमारे ध्वज का सम्मान नहीं करता है, तो मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों के आधार पर तो उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। लेकिन जो हमारी राष्ट्रीय ध्वज संहिता अधिनियम 2002 है, उसके तहत उसे सजा मिलेगी। और हमने जब नागरिकता पढ़ी थी तो हमने वहां पर पढ़ा था कि उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। तो अलग अलग में अलग अलग चीजें हैं। बलिदान का मतलब होता है अपने आप को हमारे देश की सेवा में न्यौछावर कर देना, शहीद हो जाना। जैसे हमने देखा कि भैया अभी जो हमारे फौजी हैं, हमारे सैनिक हैं, वो हमारे सुरक्षा में बहुत सारे फौजी शहीद हुए थे, है ना। तो उनकी शहादत में, उनकी शहीदी में तिरंगा उनके ऊपर भैया देश की शान बनकर आता है। ये तिरंगा वो है जो किसी बड़े अधिकारी, बड़े नेताओं पर भी नहीं डाला जाता, लेकिन एक फौजी भी शहीद, हमारा फौजी शहीद होता है तो उसके ऊपर से सम्मान इसको दिया जाता है। ठीक है। चलिए, ये जो है ये अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से। ये क्या है जी? ये अशोक चक्र है। अशोक चक्र ये कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से। आप कहेंगे सर सारनाथ। चलिए, अब यहां पर इसकी अगर लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे तो 3:2। आप ये अच्छे से जानते होंगे 3:2 कि सर जो हमारा तिरंगा है इसका रेशियो कितना होगा? 3:2। कितना है जी? आप कहेंगे 3:2। ठीक है। अच्छा, ये तिरंगा जो है, तिरंगे का डिजाइन कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 में इस तिरंगे का डिजाइन स्वीकार किया गया था। ठीक है जी, क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, हमने बात कर ली कि सर अनुच्छेद 51A में क्या दिया हुआ है, तो इसको आप चाहें तो नोट कर लें। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 51 में माता पिता नहीं आता है, माता पिता नहीं आता है। इसमें क्या लिखा है? राष्ट्रीय ध्वज। जो शब्द मैंने लिखे हैं बस इन्हीं पर फोकस करो, अपनी तरफ से ऐड मत करो। राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान और संविधान का पालन करना ये मेरा मौलिक कर्तव्य है। माता पिता का सम्मान करना मेरा नैतिक कर्तव्य है, मेरी मॉरलिटी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए यहां पर आप लोग लिखिएगा। आगे हम बात करेंगे कि सर अनुच्छेद 51A(b) में क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 51A(b) क्या कहता है? स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके उपदेशों का सम्मान करना। ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अनेकों आंदोलन किए, अनेकों बार जेल गए, अनेकों बार उन्होंने यातनाएं सही, उनके उपदेशों को मानना, उन स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना, ये हमारा और आपका मौलिक कर्तव्य है। आप कहेंगे रेस्पेक्ट फॉर फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर सरमोन्स। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण त्याग दिए, अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन्हें हम क्या कहेंगे? उनके उपदेशों का, उनका सम्मान करना मेरा मौलिक कर्तव्य है। इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? डिजाइन, आप कहेंगे सर इसका डिजाइन बनाया था पी वेंकैया ने। किसने? आप कहेंगे सर पी वेंकैया। पी वेंकैया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। यहां तक आप लोग इसको पढ़ लेंगे क्या? चलिए फटाफट से आप मुझे बताइए कि सर स्वतंत्रता सेनानी, यहां हमने पढ़ लिया, यहां तक सारी चीजें हमारी हो गई।
चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ तक हमने सारी चीजें पढ़ ली। स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके उपदेशों का सम्मान करना, रेस्पेक्ट फॉर फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर सरमोन्स। अब यहाँ पर बात ये आती है, यहाँ पर बात ये आ जाती है कि भैया ये आप मुझे बताइए कि भैया यहाँ पर अनुच्छेद 51 AC, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, हमारा हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि जल्दी से बताइए कि ये कर्तव्य बनता है कि भारत की एकता को मजबूत रखना, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना, कि हमारी एकता, कोई भी शत्रु हमारी एकता को ना तोड़ पाए, इंटीग्रिटी, यूनिटी और सोवरेनिटी को हमारी खत्म ना कर पाए। सोवरेनिटी का मतलब है हम अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाएं। आत्मनिर्भर का मतलब है कि हम किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहें, कि भाई कोई हमें मिसाइल देगा, कोई हमें फाइटर्स देगा, कोई हमें खाने का सामान देगा, तो हम इन बातों में किसी और पर निर्भर ना रहें, हम अपने आप को संप्रभु बनाएं। ठीक है, क्या बनाएं? संप्रभु बनाएं। चलिए, तो भैया अनुच्छेद 51AC कहता है कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना, ठीक है, ये मेरा मौलिक कर्तव्य है। अब यहाँ पर बात आती है, जी अनुच्छेद 51AD, ये कहता है देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए, ठीक है, शुड बी रेडी टू प्रोटेक्ट द कंट्री। जब जब देश को जरूरत पड़े, जब जब देश को हमारी जरूरत पड़े, देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, ठीक है, कि देश की रक्षा के लिए शुड बी रेडी टू प्रोटेक्ट द कंट्री, जब भी जरूरत पड़े देश के लिए, हमें लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब आप कहेंगे सर क्या ये सारे याद करने पड़ेंगे? इनको आप पढ़ लीजिए। क्या ये आपसे पूछे जाएंगे? नहीं, लेकिन ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है और निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्योंकि जब हम इन्हें पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कौन से मौलिक कर्तव्य हैं और कौन से नहीं है। ठीक है, हालांकि आर्टिकल तो बहुत कम आते हैं, आर्टिकल नहीं पूछे जाएंगे 51AB में क्या दिया, 51AC में क्या दिया, नहीं पूछा जाता है। यह जरूर पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं और कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है जी, समझ रहे हैं? ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सर मौलिक मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन पर सजा नहीं हो सकती, जबकि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सजा होगी। क्योंकि मौलिक कर्तव्य सकारात्मक है या नकारात्मक है? बताएं जल्दी से। तो आप कहेंगे मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन पर सजा नहीं दी जाती, ठीक है, नहीं दी जाती। समझ गए ये चीजें? चलिए, हमने ये सारे पॉइंट पढ़ लिए। बात आती है सर देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना। अनुच्छेद 51AE, भारत की राष्ट्रता एवं भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित करना और महिलाओं का आदर करना। क्या करना? महिलाओं का आदर करना। चलिए जल्दी से बताइए। हमने यहाँ पर बात कर ली है भारत की राष्ट्रता एवं भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित करना, ठीक है, और महिलाओं का आदर करना। ठीक है, अधिनियम का मतलब समझाइए। अधिनियम का मतलब होता है डियर कि जब कोई भी ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में ना हो लेकिन बाद में अधिनियम बनाकर, कानून बनाकर उसे शामिल किया जाए, उसे अधिनियम कहते हैं, कानून कहते हैं, लॉ कहते हैं, अमेंडमेंट कहते हैं, ठीक है, संशोधन कहते हैं। कि सर राष्ट्र की एकता एवं भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित करना और महिलाओं का सम्मान करना। देखिए, महिलाओं का सम्मान करना ये मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी बनता है कि भाई हम सभी महिलाओं का सम्मान करें, आदर करें। आपने देखा होगा ना टेम्पुओं पर, बसेस, जो गवर्नमेंट बसेस हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, वहां पर लिखा रहता है रेस्पेक्ट वुमन, महिलाओं का सम्मान करें। तो ये जो है हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है, भारत की राष्ट्रता, भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित करना, महिलाओं का आदर करना, टू इंक्रीज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रेटर्निटी ऑफ इंडिया एंड टू रेस्पेक्ट वुमन। ठीक है, टू रेस्पेक्ट वुमन। चलिए, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली। चलिए लिख लीजिए आप लोग भैया फटाफट से कि सर जम्मू कश्मीर में कोई व्यक्ति तिरंगे का सम्मान नहीं करते, उनकी नागरिक तरह उन्हें गोली दे दी जाती है, उन्हें हमारे फौजी गोली दे देते हैं। ठीक है भैया, अब ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि जो भारत का नागरिक और वो संविधान का पालन ना करे, वो तिरंगे का पालन ना करे, तिरंगे का सम्मान ना करे। और जो नहीं करते हैं उन्हें हमारी पुलिस तोड़ देती है, उनका हैप्पी बर्थडे मनाती है, उन्हें बैठने लायक नहीं छोड़ती है। क्योंकि सम्मान करना जरूरी है भाई, सम्मान करना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए, हमने ये बात कर ली यहाँ पर कि सर भारत की राष्ट्रता, भ्रातृत्व, भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारा,
भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारा, जिसे फ्रेटर्निटी कहते हैं कि भाई चाहे हम हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे पंजाबी हैं, चाहे बौद्ध हैं, पारसी हैं, कोई भी है एक्स वाई जेड, हमें आपस में भाईचारा रखना है, हमें भाईचारा रखना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने लिख ली, लिख लीजिए आप लोग। देखिए मैंने अभी बताया आपको कि मौलिक मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन पर सजा नहीं होगी, लेकिन कुछ और अधिनियम है उनके तहत उनका हैप्पी बर्थडे मनाया जाएगा। जैसे ध्वज संहिता है, राष्ट्रीय ध्वज संहिता हो गई, ठीक है, सिटीजनशिप हो गई, और बहुत सारी चीजें हैं। अब तो बीएनएस वगैरह आ गई, बहुत सारी चीजें हैं। जरूरी थोड़ी कि मौलिक, भैया बहुत सारे कानून होते हैं, बहुत सारे कानून होते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप लोगों को लिखने हैं। अब बात आती है यहाँ पर, यहां हम बात करेंगे अनुच्छेद अनुच्छेद 51 AF, देश की संस्कृति को बढ़ाना। देखिए हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम अपने देश की संस्कृति को बढ़ाएं, लेकिन क्या सच में हम अपने देश की संस्कृति को बढ़ा रहे हैं? क्या सच में हम अपनी संस्कृति को आगे कर रहे हैं? नहीं, हम वेस्टर्न कल्चर पर चल रहे हैं, हम यूरोपियन कल्चर पर चल रहे हैं, ठीक है। हमारी जो संस्कृति थी उसे हम भूल चुके हैं, ठीक है, क्योंकि हम टिकटॉक पर, टिकटॉक तो अब नहीं है शायद, इंस्टाग्राम पर जाने कहाँ कहाँ पर क्या क्या अश्लीलताएं चल रही हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं थी, हमारी संस्कृति ये नहीं थी। हमारी संस्कृति थी कि हम अपने पूर्वजों के उन संस्कारों को मानते हुए चलें, हम अपने हम अपने परिवार की उस सभ्यता को मानते हुए चलें, जिस सभ्यता के लिए हमने, हमारे परिवार ने, हम सब ने बहुत बहुत मेहनत की है। लेकिन हम भैया कुछ चंद व्यूज के लिए क्या करने लग जाते हैं। आपने देखा होगा, मैं आप अपनों नहीं कह रहा, मैं एक जर्नल एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मुझे नहीं लगता वो पारिवारिक आप वीडियोस या कुछ भी ऐसी चीज़ें इंस्टा पे हैं देख सकते हो, ठीक है। तो हमारी संस्कृति को बढ़ाना, डेवलप द कल्चर ऑफ कंट्री, ठीक है। अनुच्छेद 51 ए जी में क्या लिखा हुआ है जी? आप कहेंगे सर जैव विविधता, पर्यावरण, झीलें, समुद्र, पशु आदि का संरक्षण करना, ठीक है। क्या करना? संरक्षण करना। हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि सर जैव विविधता, पर्यावरण, झीलें, समुद्र, पशु आदि का संरक्षण करना, ये अनुच्छेद 51 A में आता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपके आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स तो नहीं पूछेगा इससे, लेकिन ये पूछ सकता है कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है जी। चलिए अब आगे बात करते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे कि सर ये आप मुझे बताइए, अनुच्छेद अनुच्छेद 51 H ये कहता है वैज्ञानिक भावना और जानने की इच्छा का विकास करना, ठीक है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड डिजायर टू लर्न, यहाँ हमने बातें करनी है। हम यहाँ पर बात करेंगे कि सर वैज्ञानिक भावना, हम भैया मंगल पर पहुँच गए, हम चंद्रमा पर पहुँच गए, हमने मिसाइलें बना ली, हमने बहुत डेवलप कर लिया, तो हमारे वैज्ञानिकों की उन भावनाओं का सम्मान करना, उनका उनको इनकरेज करना, उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करना, ठीक है, जानने की इच्छा करना, तो ये सब हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। 51 AI सामाजिक राष्ट्र संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा से दूर रहना। ये यहाँ पर कभी कभी हम खुद जज बन जाते हैं, जैसे कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे पार्क में गए, वहां पर कोई पेड़ तोड़ रहा है या जहां वहां पर एक्सरसाइज की मशीनें लगी उन्हें तोड़ रहा है, तो हम उससे कहते हैं भाई मत तोड़, ये पब्लिक प्रॉपर्टी क्यों खराब कर रहा है। वो नहीं मानता तो हम उसे पीटने लगते हैं, ठीक है, लड़ाई करने लग जाते हैं ना। हमारा मौलिक कर्तव्य ये कहता है कि यदि कोई सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, पहले तो उसे समझाओ, अगर वो ना माने तो भैया पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, पुलिस आकर उसका हैप्पी बर्थडे मना लेगी, ठीक है। लेकिन हम खुद जज बनकर उसको मारने पीटने नहीं लग जाएंगे। तो हम कहेंगे कि सामाजिक राष्ट्र संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा से दूर रहना। आए दिन क्या होता है, बसें जला दी जाती हैं, दंगे कर दिए जाते हैं, ये हमारा मौलिक कर्तव्य थोड़ी है। अनुच्छेद 51 A J, जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना, जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना, कीप ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, कि जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहना। चलिए ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। मुझे बताइए क्या आप लोग इतना लिख पाएंगे? यहां तक आप लिख पाएंगे क्या? चलिए बताइए। चलिए हिस्ट्री तो हो गई ना शायद आपकी?
हिस्ट्री चल रही है ना अभी आपकी, खत्म नहीं हुई। केसपाल सर करा रहे हैं ना हिस्ट्री आपकी, हिस्ट्री तो केसपाल सर करा रहे हैं ना आप लोगों की, बताइए। हाँ तो चल रही है हिस्ट्री तो भैया, हाँ चल रही है हिस्ट्री तो आपकी। चलिए ये सारी चीजें हमने यहाँ पर लिख ली, क्या नोट डाउन कर ली? चलिए लिख लीजिए जल्दी जल्दी से। पारुल मैम करा रही हैं, ओके ओके ओके। चलिए बहुत बढ़िया, पारुल मैम करा रही हैं, ओके चलिए बहुत बढ़िया शानदार। तो यहाँ पर हमने लिख लिया। चलिए सिंपल सी चीजें हैं, इसको आपने लिख लिया होगा। अब ये भैया लास्ट आर्टिकल है कि अनुच्छेद 51A वही हमने पढ़ा था कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य होगा। तो ये थे फंडामेंटल ड्यूटीज। अब हम बात करेंगे सर राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति की, हम किसकी बात करेंगे? राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की। हाँ देखिए पारुल मैम को अभी बेबी हुआ है तो वो अभी कैसे क्लास ले लेंगे, है ना? तो जरूर उसमें जो भी कौन कौन सी क्लासेस आपकी बच गई हैं, कौन कौन सी क्लासेस बच गई हैं आपके इतिहास में, हिस्ट्री में? चलिए ये सारे पॉइंट हमने लिख लिया। हाँ चलिए चलिए मुझे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल जन्नत जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगर किसी को बेबी हुआ है तो वो एकदम से तो क्लास नहीं ले पाएंगी ना। मॉडर्न हिस्ट्री बची है, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री बची है क्या? कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री बची है या अभी कम हिस्ट्री रह गई है? हाँ जी। बेबी बॉय। चलिए देख लेंगे भैया, बात करते हैं क्या, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको करा दूंगा, कोई परेशानी नहीं है। चलिए ये सारी चीजें आपने लिख ली, है ना? तो ये हमारा था भैया मौलिक कर्तव्य, यहाँ तक आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से, सारी चीजों को आप लोग यहाँ तक पढ़ लेंगे, ठीक है जी। चलिए बहुत शानदार। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग इसको लिखिएगा, है ना? हाँ जी यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से, सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे। एक बार मैं फिर से रिवाइज कराना चाहूँगा, एक बार मैं फिर से रिवाइज कराना चाहूँगा, तो आप लोग भैया लिख लीजिएगा फटाफट से। देखिएगा मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं थे, इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। इसकी प्रेरणा हमने कहाँ से ली है? इसकी प्रेरणा हमें कहाँ से मिली है? रूस से। ठीक है, भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किया गया, जिसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसके द्वारा भाग 4 का जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 51 का जोड़ा और इसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। सिफारिश 8 मौलिक कर्तव्यों की थी, टैक्स जमा करना और फंडामेंटल ड्यूटी के उल्लंघन पर सजा की व्यवस्था करना। इसकी सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी, जबकि इनको माना नहीं गया। चलिए 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, कौन सी 86वां यानी कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसको यही लिख लीजिएगा सामने ही, है ना? 2002, आप कहेंगे सर 2002। चलिए अब यहाँ पर बात आती है कि सर अनुच्छेद 51A के माता पिता अभिभावक द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं। किसी को कोई दिक्कत वाली बात? चलिए मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करना, संविधान का पालन करना, ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अनुच्छेद 51A में लिखा है स्वतंत्रता सेनानी तथा उनके उपदेशों का सम्मान करना। ठीक है, भारत की एकता अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना। ठीक है, क्या करना? रक्षा करना। चलिए अब बात आती है यहाँ पर झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था? ये मैंने लिखवाया तो है, पी वेंकैया ने, लिखा तो है पी वेंकैया। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये और बताइए कि
51 ईस्वी में भारत की एकता और अखंडता की बात आ रही है। 51 AD में लिखा है देश की रक्षा के लिए तत्पर तैयार रहना। 51 AE में लिखा है भारत की राष्ट्रता भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित करना। और भैया यहाँ लिखा है महिलाओं का आदर करना। 51 AF में लिखा है देश की संस्कृति को बढ़ाना। 51 AG में लिखा है जैविक विविधता पर्यावरण झीलें समुद्र आदि का संरक्षण करना। 51 AH वैज्ञानिक भावना और जानने की इच्छा का विकास करना। 51 AI सामाजिक राष्ट्र संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा से दूर रहना। 51 AJ जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना। 51 AK में लिखा है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना भैया, माता पिता द्वारा शिक्षा उपलब्ध करवाना। खत्म कहानी। चलिए सर यूजीसी के बारे में बताओ। देखिए यूजीसी के बारे में मैंने आपको बताया भी था, फिर मैं एक बार बता रहा हूँ। यूजीसी था जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये 1956 में संसदीय अधिनियम के द्वारा यूजीसी बनाया गया था। यूजीसी का मतलब था जो विश्वविद्यालय वगैरह हैं इनको मान्यताएं प्रोवाइड करवाना। फिर क्या हुआ इन्हीं में जो जातिगत असमानताएं थीं उनको समाप्त करने के लिए आयोग बनाए गए थे। हर विश्वविद्यालय में एससी आयोग और एसटी आयोग से संबंधित शिकायतें करने के लिए आयोग बन गए थे कि यदि कोई एससी एसटी से संबंधित किसी भी विद्यार्थी का शोषण करता है, उनको मार पीटता है, उनके साथ अभद्रता करता है, जातिगत अभद्रता करता है, तो वो शिकायत कर सकते थे। वो आयोग जो विश्वविद्यालयों में बने हुए थे। अब ये आयोग जिसके खिलाफ शिकायत की गई थी उसकी जांच करते थे। अब जांच में यदि पाया जाता था कि कोई गिल्टी है, जिस सच में किसी ने किसी का शोषण किया है, तो जो गिल्टी पाया जाता था, दोषी पाया जाता था, उसे सजा मिलती थी। 2012 भेदभाव अधिनियम आया था जिसके तहत, ठीक है। अब 2026 में क्या किया, और अच्छा उसमें ये भी था पहले यूजीसी में ही, उसमें ये भी था कि यदि कोई एससी एसटी का झूठी शिकायत कर रहा है किसी के खिलाफ, तो जो झूठी शिकायत करने वाला व्यक्ति है उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाता था, ठीक है। अब इसमें एक बोमला करके एक व्यक्ति था, केरल का था शायद, उसने किसी की झूठी शिकायत कर दी और बाद में पाया गया कि उसने खुद झूठी शिकायत की, तो उसने सुसाइड कर लिया बचने के लिए। अब बात आती है 2026 में क्या नया आया। 2026 में ये व्यवस्था आई कि जो यूजीसी है इसमें ये व्यवस्था कर दी गई कि भाई एससी एसटी के लिए तो था ही, अब ओबीसी भी उसमें शामिल किया कि एससी एसटी और ओबीसी इनके लिए आयोग बनेंगे। ये शिकायत अगर करते हैं किसी के खिलाफ, मान लो जर्नली बचा, सवर्ण ही बचा, सवर्णों के खिलाफ अगर शिकायत करते हैं कि हमारा जातिगत रूप से शोषण किया गया, जातिगत रूप से हमारे साथ अभद्रता की गई, तो वो शिकायत कर सकते थे। लेकिन अब एससी एसटी और ओबीसी वाले जो शिकायत कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये बात 2026 यूजीसी एक्ट में की गई थी, ठीक है। तो जब बात यहाँ तक आई कि भाई कि एससी एसटी ओबीसी वाले ने, किसी ने झूठी शिकायत भी कर दी अगर सवर्णों के खिलाफ, जर्नल के खिलाफ, तो भाई जांच भी नहीं होगी। और जिसके खिलाफ शिकायत हुई है, मान लीजिए मेरे खिलाफ शिकायत हो गई, हालांकि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरी शिकायत हो गई, तो जांच होगी मेरी, और जब तक जांच होगी मैं ना तो पढ़ पाऊंगा ना पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। तो मेरा करियर तो खत्म हो जाएगा। अब जिसने शिकायत की अगर उसने झूठी भी की है तो उसका कुछ नहीं हो रहा, जबकि पहले यह था कि झूठी शिकायत करने वाले पर भी कमीशन जांच करता था। तो इसको लेकर विरोध हो रहा था, हालांकि ये गलती था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसमें दोनों पक्षों की बात सुनी जानी चाहिए थी। तो इसका विरोध हो रहा था, और विरोध में अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रोक लगा दी। समझ रहे हैं जी? अब इसमें रोक लगा दी, समझ गए आप लोग सारी चीजें? तो ये सारे पॉइंट थे, हालांकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ लिया होगा। चलिए, तो बेहतरीन तरीके से आप ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। हालांकि यूजीसी पर तो फिलहाल रोक लग गई है मार्च तक, मार्च में फैसला आएगा जो भी होगा। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।